नमस्कार, मैं हूं अंकित परमार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी के इस खास पेशकश नेकी के बाद मृदुभाषी के साथ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इंदौर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी मनोज जी और रितेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले हमारे खास शो में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो समाज सेवा का आपका सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कहाँ से आपका जो है क्या आपका इंस्पिरेशन रहा? नमस्कार, धन्यवाद। वेकअप फाउंडेशन, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग हमारी एक संस्था का नाम है वेकअप फाउंडेशन, एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये करीबन पिछले 6 सालों से काम कर रही है। और बेसिक इसके 2-3 अलग अलग इसके डिवीज़न्स कह सकते हैं। जो पहला डिवीज़न है उसमें हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं पिछले 6 साल से। स्कीम नंबर 71 और धार रोड, उसके बीच में एक बहुत बड़ा झोपड़पट्टी एरिया है। शायद किसी का जनरली जाने का काम नहीं पड़ता, बहुत एक अलग एरिया है वो। उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मजदूरी करते हैं और हस्बैंड वाइफ तो दोनों काम पे चले जाते हैं, बच्चे बेचारे इधर उधर सारा दिन घूमते रहते हैं। उनका एवरी संडे का हमारा भोजन की उनकी व्यवस्था होती है वहाँ पे, जो पिछले 6 साल से नॉन स्टॉप चल रही है। और उसमें हर संडे को करीबन 350 बच्चों का भोजन की व्यवस्था होती है। उसके अलावा हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया था MY हॉस्पिटल में। उसमें हम जो वहाँ पे जो मशीनें इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होती हैं, जो किसी कारणवश ख़राब हो जाती हैं, सरकारी तंत्र में उसको सुधरवाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मरीज इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर सकता है और बहुत सी बार ये होता है कि बहुत छोटी सी अमाउंट के कारण से लाखों रुपए की मशीनें या बहुत एडवांस मशीनें ख़राब पड़ी होती हैं। तो हम लोग पिछले 1 साल से उन मशीनों को रिपेयरिंग कराने के ऊपर हमने ध्यान दिया है। लॉकडाउन के पहले तक, लॉकडाउन के बाद तो हमारे पास परमिशन नहीं है MY में जाने की, क्योंकि वो एक कोविड रिलेटेड सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे। उसके पहले हम लोग कहाँ पे करीबन 125 मशीनें ठीक करवा चुके हैं और उन मशीनों की कीमत शायद 2-2.5 करोड़ के आसपास की होगी। मतलब 2-2.5 करोड़ पे हमने खर्चा नहीं किया है। उसकी जो वैल्यू है, जो कचरे में पड़ा था या जिसको मतलब वेस्ट हो गया था, 2-2.5 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का, आपका हमारा, उसको हमने रिपेयर करवा के उसको लाइव किया। और मुझे विश्वास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या किसी भी गवर्नमेंट संस्था में ऐसी ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है कि उसका क्या बेनिफिट हुआ और कितना हुआ, लेकिन हर डॉक्टर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे हिसाब से उससे रोज़ की कई जानें बची हैं। अभी हम लोग कुछ समय से तो वो काम नहीं कर पा रहे। उसके बाद तीसरा ये था कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो उस समय ये आया था कि जो मजदूर वर्ग है स्पेशली, उनके सामने खाने की, भोजन की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। उनके पास इतनी बड़ी सेविंग होती नहीं है, मतलब उनकी अर्निंग नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके पास सेविंग नहीं होती है, उनको पैसा बचाना नहीं आता। तो अगर किसी के पास 500 रुपये, 1000 रुपये है भी, खाने पीने का, राशन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो 2-5 दिन से ज़्यादा, वो 10 दिन से ज़्यादा वो खाना चला नहीं सकता। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि अब वो खाएं क्या। बाकी सारी चीज़ें नहीं भी हो तो चल सकता है, भोजन तो चाहिए। तो जो डे टू डे काम करने वाले लोग थे या ऐसे लोग जिनके पास खुद का किचन नहीं है, जो कहीं बाहर कहीं खाते हैं, किसी ढाबे पे खाते हैं, या जो किसी कंपनी में कैंटीन में, मेस में खाना खाते हैं, उनके सामने भोजन की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। और गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड के पैकेट मिले थे वो सब रॉ पैकेट्स थे। तो वो रॉ पैकेट उनके लिए अच्छे थे जिनके पास किचन है, उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। लेकिन जिनके पास किचन नहीं है, वो रॉ पैकेट को करेगा भी क्या, बनाएगा कैसे, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो हमने बहुत छोटे से रूप से उसको स्टार्ट किया था। हमने पहले दिन सोचा था कि हम लोग कुछ 200 पैकेट समथिंग खाने का बनाते हैं। हमारी वही किचन जहाँ पे हम लोग हर संडे का खाना भोजन बनाते थे, हमने वहीं से 200 पैकेट की हमने व्यवस्था करने की शुरुआत की थी। वो बढ़ते एक पिक समय में हमारे पास 5 किचन थे। जब एकदम हाइप हो गई थी तब पूरे इंदौर में अलग अलग एरियाज़ के अंदर हमारे पास 5 किचन हाईएस्ट हो गए थे। और उसमें पर डे के 3000, 3500, 4000 तक, शायद 4000 तक पहुँचा है। 3800 हाईएस्ट पैकेट पर डे के बने थे। और उसको हमने चलाया था 31 मई तक। 31 मई लास्ट लॉकडाउन था। लॉकडाउन को मतलब डे 1 से स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन के 31 मई तक चला था। और टोटल मिला के हमने 1.25 लाख पैकेट भोजन के हमने उसमें बनाए थे और वो हमने अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और एरिया वाइज भी अपन कह सकते हैं कि वो हमने पूरे इंदौर को उसमें कवर किया था। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं था। मेनली टारगेट था हमारा मजदूर वर्ग, जो मजदूर एरिया है, जो श्रमिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कह सकते हैं, या पालदा हुआ, या सामे रोड हुआ, या लोहा मंडी एरिया हुआ, जहाँ पे डे टू डे वेजेस वाले काम करते हैं, उनको हमने टारगेट किया था। और टोटल मिला के हमने करीबन 1.25 लाख से प्लस ही पैकेट हुए थे, शायद 1.25 लाख के आसपास हमने पैकेट भोजन के हमने बांटे थे। उसमें हमारे को बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला था, बहुत बड़ी हमारी टीम थी, बहुत सारे हमारे पास वॉलंटियर्स थे। और एक बड़ा प्लस पॉइंट हमारा ये था कि उसमें हमने ज़्यादातर पैकेट हमारे वॉलंटियर्स ने अपने हाथ से
आखिरी जरूरतमंद तक यूजर को ही दिए। जी। मतलब कहीं ऐसा नहीं कि हमने किसी को दे दिया कि तू बांट के आ जाना, या नगर निगम को दे दिया हूँ कि उनके भरोसे वो सारे पैकेट्स हैंड टू हैंड आदमी तक पहुँचे हैं और उनने उसका यूटिलाइज किया है। उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमको पता है कि यहाँ की नीड क्या है, क्योंकि जो आदमी वॉलंटियर हमारा डेली जा रहा है तो वो समझ सकता है कि कल इतनी नीड थी, आज मुझे पैकेट कम चाहिए, आज मुझे ज़्यादा चाहिए। किसी और तंत्र के थ्रू वो चीज़ें समझना मुश्किल है, और इसमें उसकी बेटर यूटिलिटी की संभावना ही बनती है कि पैकेट वेस्ट नहीं होते हैं। अच्छा, हमारे पास रेडी टू ईट पैकेट था, वो कुछ रॉ मटेरियल नहीं था, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि उसका कोई वेस्ट हो, उसका कोई यूज़ नहीं हो, भाई वो नहीं खाएगा तो कोई और खा लेगा, और कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो इशू नहीं था। तो ये बेसिकली 3 हमारे काम बेसिकली है। उसके अलावा जो हमारी संस्था है जिसको बाफना जी हेड करते हैं, वो रहे ना रहे, उसके बारे में बाफना जी आपसे बताएंगे। एक हमारी ये अनऑफिशियल संस्था है जिसका नाम है रहे ना रहे हम। इसमें मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं कराई है हमने, रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब इसी के एक ब्रांच कर सकते हैं, या इसी का मतलब काम सेक्शन है, सेम है। बस ये है कि ये रूटीन में रोज़ काम चलते रहते हैं, इस छोटी छोटी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन हुआ, डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनका डायलिसिस कराना, मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना हॉस्पिटल में। इसके अलावा जैसे कोई बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो दवाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, उनको मंथली दवाइयाँ पहुँचाना घर पे। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल की फ़ीस, जैसे बहुत सारे, मतलब अभी के समय में स्थिति तो आर्थिक स्थिति सबकी ख़राब हो गई, लेकिन पहले भी जैसे बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, तो हम अपने कलेक्शन करके हमारे दानदाताओं से उनकी स्कूल की फ़ीस भरवा देते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रेगुलर, मतलब रूटीन में हमेशा चलती रहती हैं, जिससे सबकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। बेसिक ये कह सकते हैं कि ये एक ही तरह की एक संस्था है या ग्रुप ऑफ संस्थाएं, सिस्टर कंसर्न है, जिसके अंदर मोस्टली वर्किंग सेम है। मतलब उसके अंदर भी ट्रस्टीज, इसके ट्रस्टीज सब कॉमन है, और 2 अलग अलग हैं। ये बेसिकली हम लोग जो रहे ना रहे में के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो होता है मेडिकल रिलेटेड के ऊपर। किसी को दवाई की जरूरत है या ब्लड की, स्पेशली ब्लड की, मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता है जब 2-5 ब्लड डोनेशन नहीं होते हो। इस पर किसी का फ़ोन आया कि मेरे पास A+ की कमी है, तो बाफना जी ने, पूरी टीम ने हाथों हाथ उसको अरेंज किया और वहाँ पहुँचाया। बेसिकली ये डिफरेंस होता है। और जो दूसरे जैसे काम होते हैं, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन मेनली काम हो गया, या थोड़ा सा एक बड़ा हो गया, जिसके अंदर आपको एक रजिस्टर्ड संस्था होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट्स वगैरह आप लीगली अस्पताल में देख लीजिए, वहाँ पर रजिस्टर्ड वो रिक्वायरमेंट होती है। क्या छोटे लेवल पे हो नहीं सकता, तो उसको आपको एक लीगली लीगलाइज करना पड़ेगा, लीगल संस्था चाहिए। हाँ। तो उसके हिसाब से वो एक वेकअप फाउंडेशन को हमने रजिस्टर करवाया, अदरवाइज बोथ आर मतलब सेम। बिल्कुल। तो आपकी जो संस्था है वेकअप संस्था और आपकी रहना रहे, तो आप बता रहे जिस तरह से कि अस्पताल में जो मशीनरी ख़राब हो गई है उसके लिए काम किया, और जो गरीब हैं, जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की, जो बाहर से आए विद्यार्थी हैं, फिर जॉब कर रहे हैं जो लोग, जिनके पास किचन नहीं है, उस तरह की आपके द्वारा सहायता की गई। आपके द्वारा दवाइयाँ बांटी गई, इसमें प्रशासन की कोई भी किसी प्रकार की आपको सहायता मिली? नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की कि ऐसा कुछ हो जाए, और हमको मतलब हमने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसके लिए हो सकता है कि आज रिक्वायरमेंट किसी की है, हम अगर उसके लिए कोई कोशिश करेंगे तो हो सकता है उसके लिए समय कितना लग जाए, और आदमी को आज ज़रूरत है तो हमको वहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं है। उसको हमको हमारे सोर्सेज से ही व्यवस्था करके देनी है ताकि उसकी इमीडिएट आवश्यकता पूरी हो जाए। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें वेट नहीं हो सकता। अगर कोई बीमार है या भूखा, अभी मुझे भूख लगी है, मुझे अभी कभी खाना चाहिए, आप बोले 4 दिन बाद आना, तो संभव नहीं। हमने कभी कोशिश भी नहीं करी, और कभी मतलब ऐसा कुछ हमारे पास कोई सामने से भी नहीं आया। सरकार के दावे कितने मजबूत दिखाई देते हैं? सरकार बोलती है हम NGO की सहायता करेंगे, उनको धनराशि जो है वो करेंगे, उनको फंडिंग देंगे, तो वो उनके दावे कितने मजबूत दिखाई देते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से हमारे लिए कमेंट करना उस पर बहुत मुश्किल है। रीज़न है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने कभी अप्रोच भी नहीं करा, और हम हमारे सोर्सेज से ही काम करते हैं। तो किसी को सरकार देखिए उनकी तरफ से वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नो डाउट अच्छा काम है, हम कभी उनकी खामियां निकालना नहीं चाहते हैं। हम तो खामियां हम समाज की भी कोई जवाबदारी होती है, वो समाज हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी अगर पूरी करे तो सरकार को बहुत कुछ उनका बर्डन कम हो सकता है, तो वही प्रयास हम कर रहे हैं।
हाँ, आप बता रहे हैं कि सरकार को आपने अप्रोच नहीं किया, लेकिन आपकी जो है संस्था वो रजिस्टर्ड है, तो कई सरकारों के दावे। कमलनाथ जो आए थे उनके जो मैनिफेस्टो था उसमें भी लिखा गया था, मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था जब 2018 में उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने लिखा था कि एनजीओ जितने भी रजिस्टर्ड एनजीओ हैं हम उनको उनके स्केल के हिसाब से कि वो कितने बड़े लेवल पर काम करें उस हिसाब से उनको सहायता करेंगे। उसके लिए हम अलग जो है वो संस्था बनाएंगे जो एनजीओ के ऊपर काम करेगी, उनको कंट्रोल करने का वो नहीं है, लेकिन उनको हम फंडिंग करेंगे बराबर से, और कि छोटे से छोटे बड़े स्तर की जो है संस्था उस पर भी हम फंडिंग करेंगे और बड़े से बड़े लेवल की। तो सरकार का ये दावा था, उन्होंने वादा किया था मैनिफेस्टो में, उसको देखकर लोगों ने वोट भी दिया। तो आपने उनको जो है आपने सरकार तक आपने रीच नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन सरकार की तरफ से आगे रहकर कोई किसी प्रकार की कोई भी मतलब सहायता आपको हुई? नहीं, हमको पता भी नहीं कि ऐसी कोई स्कीम है, और अगर कोई ऐसी स्कीम अगर है भी तो किससे अप्रोच करना है, क्या हो, हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। ईमानदारी की बात है कि हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। हमारा ये था कि चलो अपने दम पे जो कर सकते हैं वो कर लें। जी जी, दैट्स इट। और हमने कुछ सोचा ही हमने जो लॉकडाउन में जो फूड डोनेशन करा, आप विश्वास माने कि हमको खुद को भी विश्वास नहीं था कि हमने यहाँ तक पहले पहुंच दिन 200 पैकेट से शुरुआत करी और आखिरी दिन 1.25 लाख पैकेट बांट दिया। इसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हम इतना यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा, तो हमने भी उसको पूरा एक दिन पूरा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स मतलब दानदाताओं का तो सहयोग था, इसमें वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जो रात दिन रोड पे दिन रात काम कर रहे थे। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मतलब हमारे पास कभी ऐसा फंड की कभी इश्यूज आए ही नहीं। मतलब जितनी हमें जरूरत थी ऊपर था, सब लोग की टीम थी, सब साथ में थे हमारे, वो कभी जरूरत भी नहीं थी उसकी। कभी ऐसा नहीं कि हम रूटीन से रोज पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जब जरूरत लगी जब इकट्ठा करा उसको खर्च कर दिया, खत्म हो गई बात। राइट। लॉकडाउन में भी कोई किसी प्रकार की आर्थिक समस्या और इस प्रकार से झेलने का मतलब वो नहीं कभी भी नहीं हुआ। मतलब जितनी हमारी ज़रूरत थी हमको, हमारे जो भी हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लोगों तक उस तक मैसेज पहुंच चुका है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी रेपुटेशन बन चुकी है, बिना रेपुटेशन के आदमी डाउन फंड करता नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमको प्रॉब्लम आई हो। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मदद की हमें। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमको 1 लाख रुपए का चेक मिला था। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने, उनके पास जो डोनेशन के फंड होते होंगे, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, उसमें से उन्होंने हमको 1 लाख रुपए का फंड किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है और सरकारी है, उनकी तरफ से एक फंड मिलना मतलब हमारे अपने आप को हमारे लिए प्राउड की बात है कि वो हमको रिकग्नाइज कर रहे हैं, हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लस इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें काफ़ी मदद मिली, हमको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसमें से मैं आपको बताऊं करीबन 17-18 हज़ार पैकेट, तो हम मतलब एक हमारा बड़ा किचन, सबसे बड़ा किचन था अपना स्वीट्स पे, है ना जी, तो अपना स्वीट्स का एक बड़ा किचन था जिसने हमको डे 1 से सपोर्ट कर रहे थे कि आप खाना यहाँ बनेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं पहुँचा दूंगा। मेरे बहुत अच्छे अजीत मित्र हैं, पप्पू भैया जो अपना स्वीट्स के ओनर हैं, करीबन 17-18 हज़ार पैकेट तो उन्होंने अपनी तरफ से डोनेट किए, मतलब जिसका उन्होंने हमसे चार्ज लिया भी नहीं। तो वो एक 18 हज़ार पैकेट भी अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मतलब और दूसरा सपोर्ट इतना बड़ा था कि हमारा मोरल जो सबसे बड़ा मोरल जो हमको बढ़ाने में सपोर्ट करा उनने कि यार पैसे तुम्हारे पास हो नहीं हो, तुम तो अभी शुरू तो करो, ठीक है, जैसा भी कलेक्शन होगा अपन देखेंगे, लेकिन आज लोगों को जरूरत है तो मैं चालू कर रहा हूँ किचन, तो वहाँ से हमने चालू करा और उनने हमारा मोरल बहुत बढ़ाया। और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने हमको मदद की। कुछ एक लोग ऐसे थे जो अपना नाम नहीं चाहते हैं, उनके नाम डिस्क्लोज करना अभी मुश्किल है। बहुत लोगों ने इस तरीके से हेल्प की, मतलब सब हर तरह के लोग थे। मतलब जो पैसा नहीं दे सकते थे उनने कहीं ना कहीं से कि मेरी तरफ से तेल के डिब्बे पहुंचा देता हूँ, आटे के बैग पहुंचा देता हूँ, मतलब जो हर आदमी की जो संभव उसकी कोशिश होगी वो उसने हमारे को विश्वास रख के हमारे ऊपर भरोसा रखा। जी, एक सवाल और है, सरकार ने जिस प्रकार से दावे किए कि हम लगातार सहायता पहुंचा रहे हैं, नगर निगम में भी कहा कि हम लगातार जो है वो कचरा गाड़ी के थ्रू हम लोगों तक राशन का जो सामान है वो पहुंचा रहे हैं, दूध पहुंचा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो वो कितने खरे उतरे अपने वायदों पर? क्या उन्होंने अपने वायदे पूरे किए भी या फिर वो सिर्फ बातें ही रह गई? आपका क्या नज़रिया है इसमें? इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, हमारा ध्यान कभी गया नहीं उसके ऊपर। ईमानदारी से बात है, कुछ उसमें इतना समय नहीं होता था। लगता है कि वो अपना काम प्रॉपर कर रहे थे क्योंकि कभी इंदौर में प्रॉपर एक चीज़ व्यवस्थित चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका रोल अच्छा रहा होगा, तभी मैनेज हो पा रहा होगा, तो उनकी कोई नुस्ख निकालना। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स का माइग्रेशन हुआ है ना, पूरे हिंदुस्तान से वर्कर का माइग्रेशन हुआ, बॉम्बे से बहुत ज़्यादा हुआ, दिल्ली से हुआ, यहाँ से हुआ। इंदौर से माइग्रेशन निग्लेजिबल था, बहुत कम था, लोग लगभग नहीं गए।
तो अगर आदमी श्रमिक नहीं गया है तो कम से कम उसको बेसिक चीज़ें मिली गई होंगी, नहीं तो आदमी 2 महीने तो बिना खाने तो रह नहीं सकता है। तो वो किसी भी रूप में आई हो, किसी सोशल संस्था ने की हो, किसी पॉलिटिशियन ने की हो, या नगर निगम ने की हो, या गवर्नमेंट ने की हो, जो भी होगा, लेकिन ये फैक्ट है, इट्स मतलब ये ग्राउंड रूट की सच्चाई है। आप हर कुछ चेक कर सकता है, आप फैक्ट्री में जाके भी चेक कर सकते हैं। इंदौर से माइग्रेशन लगभग नहीं के बराबर था। मतलब बॉम्बे जैसे सिटी से बताते हैं मुझे, मतलब हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 50 लाख लोग वहाँ से माइग्रेट हुए। हमने देखा भी इंदौर से इतने हजारों लोग इंदौर के रूट से बाहर निकले, पता नहीं कहाँ से गए। दिल्ली से निकल माइग्रेशन हुआ है, बड़ी बड़ी हर सिटी से हुआ है। इंदौर से माइग्रेशन नहीं हुआ है, या हुआ भी तो निग्लेजिबल हुआ है, जो उसका कोई ऑप्शन नहीं, वो तो रोज ही होता है। तो वो अगर आदमी नहीं गया तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो शायद ये बड़ी उपलब्धि मतलब इनके हिसाब से है कि इंदौर प्रशासन की बड़ी उपलब्धि है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों से, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से, बड़े बड़े शहरों से पलायन हुआ है, इंदौर से वो ना के बराबर हो रहा है, जो जिस तरह से कह रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है इंदौर प्रशासन की। इसके अलावा प्रशासन के द्वारा आपको मतलब सहायता तो नहीं ही मिली, लेकिन किसी प्रकार का उनके द्वारा परेशानी का मतलब सामना आपको करना पड़ा? नहीं, कभी भी हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे सबने अपने अपने थाना क्षेत्रों से टीआई से परमिशन ले रखी थी। कभी भी मतलब हमने तो ये ऑब्जर्व करा कि पुलिस की गाड़ी बराबर हमारा जो फूड जहाँ से कलेक्ट होता था वहाँ भी उनकी वो हमारे वॉलंटियर के साथ गाड़ी जाती थी, पुलिस की गाड़ी में वो खाना लेके आते थे और फूड डोनेशन भी उस गाड़ी से हो जाता था। मतलब हमको हर बिल्कुल सहयोग, यूँ फाइनेंशियली कोई सहयोग गवर्नमेंट से नहीं मिला, लेकिन ये सपोर्ट इतना मिला कि हम इसको बहुत तरीके से कर पाए उसको। नहीं ऐसे कहीं नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। बहुत सी बार ऐसा सुनने में आता था कि सब लाठीचार्ज हुआ या भगा दिया, ऐसा हुआ। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। वही ऐसी रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स थे उनकी समझ का लेवल बहुत अच्छा डेवलप हो गया था, क्योंकि वो लगातार 2-2.5 महीने उन्होंने काम किया। तो उस एरिया के जो भी इंचार्ज हैं, जो जेडो हैं या एसडीएम है, या उनको मतलब सबको पता था कि ये लड़के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ। मतलब जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी कि नहीं सब आपको तो रोड पे बाहर निकलना ही नहीं है, जब कुछ समय बीच में ऐसा भी सेक्शन आया था, उस समय भी हमारे को कभी इश्यूज नहीं आया। पास बंद कर दिए थे तब भी हमारे वॉलंटियर्स के साथ कभी इशू नहीं हुआ। कभी उनको कोई तकलीफ आई हो या उनको कोई फिजिकल प्रताड़ना ऐसा कुछ एक बार भी ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं हुआ तो। बाकी ऐसी खबरें लगातार बाहर आई थी कि इस तरह से हो गया है, वो एक अलग हो सकता है। उनका रीजन क्या है, वो जाने। अपवाद हो जाते हैं, कोई एक पुलिस वाले ने किसी को मार दिया तो वो तो ठीक है, ये कॉमन चीज़ें हैं। अब एक आध किसी के कुछ व्यवहार करने से पूरा पुलिस प्रशासन या पूरी सरकार को अपन ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन का योगदान रहा वो तो सराहनीय है ही। उसके अलावा एक और घटना हुई थी कि किसी ठेला गाड़ी चलाने वाले बच्चे की वो जो ठेला गाड़ी पलट दी गई थी नगर निगम प्रशासन द्वारा, और वो सब कुछ। उसके बाद राहुल गांधी आ गया है, केजरीवाल भी आ गया है, उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगातार मुख्यमंत्री और तमाम तरह के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के नेता और सत्ताधारी नेता तमाम तरह के बाहर आए, कईयों ने उनके अकाउंट नंबर लिए, पैसे भेजे गए। तो इस प्रकार की आपकी समझ में ऐसा कोई सहायता मिली आपकी तरफ से, कोई मतलब आपकी संस्था से जुड़े हुए लोगों की, या फिर शायद आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको इस तरह से सहायता की गई हो? नहीं ऐसा कुछ मुझे तो याद नहीं। देखिए ये भी है ना, एक अपवाद ही है। ये आप जैसे ठेला किसी का तोड़ा तो वो आप समझे कि किसी नगर निगम के 1-2 व्यक्ति ही होंगे ऐसे जिनमें मानवता नहीं होगी, तो उनने ऐसा व्यवहार कर लिया। लेकिन आप पूरे सारे अधिकारियों को या सारे उसके कर्मचारियों को दोष नहीं दे सकते अपन, तो ये भी अपवाद ही है। तो ऐसा देखिए, अच्छा काम करते हैं लोग तो बुरा काम भी करते हैं, तो उसका कोई अपन सबको नहीं दोष दे सकते कि सभी पूरे सारे लोग ही ऐसे हैं। बहुत खुशी होती है ये सब जानकर कि इंदौर में और हमारे देश में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लोगों को ऐसी विपदा में, ऐसी समस्या में लोगों को लगातार खाना खिला रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह की सहायता जो दे रहे हैं। मानवता आज भी मौजूद है, इंसानियत आज भी मौजूद है। इस बात का ताज़ा उदाहरण और समक्ष उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं दोनों। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप बने रहिए मृदुभाषी के साथ। धन्यवाद।